नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस समय कोहराम मचा हुआ है और जब जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात कर रहा हूं तो मैं उन ट्रेडिशनल पार्टीज़ की बात कर रहा हूं जो उस प्रदेश पर राज करती रही, लूटती रही और अपने निजी फिefdom की तरह जो है वो चलाती रही प्रदेश को। बात खास तौर से दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, दो पार्टियों की, यानी अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार। उसके अलावा उसमें कांग्रेस भी समय समय पर शामिल होती रही। तो ये जो गुपकार गैंग बना था, गुपकार गुट है वैसे तो, लेकिन उसका नाम जो है गुपकार गैंग के रूप में ज़्यादा प्रचलित हो गया है। इन पार्टियों के नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जो परिस्थिति बनी थी, जो झटका इन पार्टियों के नेताओं को लगा था, जिस तरह से उनका साम्राज्य उनको लगा, उनकी आंखों के सामने ही सब कुछ ध्वस्त हो रहा है, उससे बड़ा झटका लगा है। क्या हुआ है? अब दो तीन चीज़ें हुई हैं जो कुछ तो प्रोसेस में थी, जिनका नतीजा सामने दिख रहा है। एक, सरकार जो है नए सिरे से डिलिमिटेशन करा रही थी। डिलिमिटेशन जो है पिछली बार टाल दिया गया था। अब कहा जा रहा था कि 2026-27 में कराना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जब राज्य का दर्जा ख़त्म किया, यूनियन टेरिटरी बनाया, उसके साथ ही तय किया कि डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ गई और वो लागू हो गई। उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। अब 114 सीटें हो गई, 114 में से 24 सीट्स जो है वो हमेशा की तरह रिजर्व है POK के लिए, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, उसके लिए जो है वो आरक्षित है, सुरक्षित है। उसके अलावा 90 सीटें जो है, बाकी जो हिस्सा हमारे पास है उसके लिए हैं। उन 90 में से जो बंटवारा हुआ है, करीब 7 सीटें बढ़ाई गई हैं, 6 सीटें जम्मू रीजन में और 1 सीट जो है श्रीनगर में, यानी घाटी में। तो अब जम्मू और घाटी के बीच का अंतर कम हो गया है। पहले जो है घाटी में 46 सीटें थी और जम्मू में 37 सीटें, 46 और 37। अब 47 और 43 हो गया है। जम्मू में 43 सीट्स और घाटी में 47 सीट्स। तो एक तो ये बदलाव हुआ, इससे परेशानी हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये बैलेंस टिल्ट करने के लिए, घाटी की जो दबदबा है, जो वर्चस्व है, उसको तोड़ने के लिए हो रहा है। तो ये उनको लग रहा था कि ये बड़ा झटका, पहला झटका उनको लगा 370 और 35A के हटने से। दूसरा झटका लगा डिलिमिटेशन के होने से। तीसरा झटका लगा सीटों की संख्या में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई। जम्मू की हमेशा से शिकायत रही कि उसके साथ भेदभाव होता है। बड़ा इलाका होने के बावजूद, बड़ी आबादी होने के बावजूद जम्मू को कम हिस्सा मिलता था। डेवलपमेंट के मामले में भी जम्मू की हमेशा उपेक्षा होती थी। ये जम्मू के लोगों की आज़ादी के बाद से ही शिकायत है। अब उसको जो है संतुलन स्थापित करने की कोशिश हुई है। तो सीटों की संख्या के मामले में तो संतुलन आ गया, लेकिन ये डिलिमिटेशन हुआ है 2011 के सेंसस के मुताबिक। अगर लेटेस्ट सेंसस हो गया होता और उसके मुताबिक होता तो सीटों की संख्या कुछ और बढ़ती और ये जो संतुलन है वो ज़्यादा बेहतर हो पाता। लेकिन जो भी है, अभी की स्थिति में ये स्थिति पहले से बेहतर है। जम्मू के लोगों के लिए शिकायत का मौका पहले से कम है। लेकिन अब जो हुआ है वो जिस तरह से सरकार ने 370 और 35A ख़त्म करने के बाद कहा कि अब पूरी तरह से इंटीग्रेशन हो गया है जम्मू कश्मीर का भारत में, और भारत के सारे कानून, भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। अब जम्मू कश्मीर का अलग से कोई संविधान नहीं है, कोई झंडा नहीं है। भारत का झंडा ही जम्मू कश्मीर का झंडा है, जैसे दूसरे राज्यों का है। भारत का संविधान ही पूरी तरह से, सारे कानून, संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। लगभग 150 कानून ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे भारत सरकार के, अब वो सब लागू कर दिए गए। तो इससे परेशानी थी। उसके बाद जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटीज़ का चुनाव हुआ, DDC का, उससे परेशानी हुई। उसमें जिस तरह से परेशानी क्या हुई, हार जीत तो अलग चीज़ है, जिस तरह से उत्साहित होकर
बिना डरे हुए, बिना खौफ के लोगों ने निकलकर वोट दिया। कहा कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दे रहे हैं, अपने इलाके के विकास के लिए वोट दे रहे हैं। हम अपने बच्चों की ज़िंदगी पत्थरबाजों की ज़िंदगी नहीं बनाना चाहते, हम उनको एक सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं, इसलिए निकल कर आए हैं वोट देने के लिए। वोट परसेंटेज इतना कब हुआ था जम्मू कश्मीर में, ये याद करना भी मुश्किल होगा। तो ये सब परेशानियां तो चल ही रही थी, एक के बाद एक झटके, एक के बाद एक जो है सेटबैक लग रहा था इस गुप्कार गुट के लोगों को। अब एक नई बात, हालांकि नई बात नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से कहिए तुषारापात है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने घोषित किया है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल रोल है उनका समरी रिवीजन होगा, यानी पुनरीक्षण हो रहा है, उसका प्रोसेस शुरू हो गया। तो 1 अक्टूबर 2022 तक जो 18 साल के हो गए हैं वो रजिस्टर करा सकते हैं वोटर के रूप में। तो ये तो एक बात हुई। आपको याद होगा कि पहले 1 जनवरी से ही होता था, फिर अभी कुछ समय पहले इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के लिए कर दिया कि साल में 4 बार आप रजिस्टर करा सकते हैं, यानी हर 3 महीने पर अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो रजिस्टर करा सकते हैं वोटर के रूप में अपने को। तो इस बात के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुषारापात हो गया और बड़ा हंगामा है, हड़कंप है। वह ये है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये कहा कि एक विधान होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं, जो देश के अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कोई किसी और काम में लगे हैं और यहाँ सामान्य रूप से रह रहे हैं, वो सब वोटर बनने के अधिकारी हो गए, यानी वो मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। उनको मतदान करने का, मतदाता बनने का अधिकार मिल गया है 370-35 से जाने के बाद। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, जो पीस पोस्टिंग पर हैं, उनके लोग भी अपने को मतदाता के रूप में जम्मू कश्मीर में रजिस्टर करा सकते हैं। अब इसका नतीजा क्या होने जा रहा है? लगभग 25 लाख नए वोटर जुड़ेंगे। मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं याद है कि उससे पहले जम्मू कश्मीर के वोटर्स की संख्या क्या थी, शायद मुझे याद है कि 85-87 लाख थी। उसमें 25 लाख वोटर्स नए जुड़ेंगे जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, देश के विभिन्न भागों के हैं। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही थी, सही मायने में अब होने जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व केवल कुछ लोगों की बपौती नहीं रह जाएगी, केवल कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं रह जाएगा। अब देश का कोई भी नागरिक जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है वो वोट देने का वहाँ उसको अधिकार मिल गया है। इसके अलावा अभी तो 1-2 मांगे ऐसी हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन, मांगे नहीं, रिकमेंडेशन जिनको अभी माना नहीं गया है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए और पाकिस्तान से आए हुए जो लोग हैं उनको अलग वोटर बनाया जाए, उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, इसकी मांग नहीं मानी गई है। लेकिन उसके अलावा जो हुआ है, जिस तरह से डिलिमिटेशन में इलाका बदल गया है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का, ख़ासतौर से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का, उससे भी परेशान है ये गुट। उसके अलावा अब हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी अब 5 लोकसभा सीटें हैं, 6 थी पहले, 1 लद्दाख में चली गई, तो अब जो है वो 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 में हर लोकसभा सीट में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर होगी, यानी हर लोकसभा सीट पे 18 विधानसभा सीटें होंगी। उसके तहत उसका असर होने जा रहा है। लेकिन ये जो होने जा रहा है 25 लाख नए मतदाता, आप याद कीजिए सरदार पटेल को। बार बार जब भी जम्मू कश्मीर की बात आएगी, किसी विवाद की बात आएगी, भारत के इंटीग्रेशन की, एकता की, अखंडता की जब भी बात आएगी, आज से 50 साल पहले, आज से 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल बाद सरदार पटेल का नाम लिए बिना काम नहीं चलेगा। सरदार पटेल का उस समय सुझाव था कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को अगर सुधारना है, जम्मू कश्मीर में अगर अलगाववाद को रोकना है, पाकिस्तान के प्रभाव को रोकना है, तो भारत सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं,
आर्मी के लोग हैं जो रिटायर्ड, सर्विंग की बात नहीं थी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स, इन सब को जम्मू कश्मीर में बसा दिया जाए, ख़ास तौर से घाटी में बसा दिया जाए। तो उससे दो चीज़ होंगी, एक तो डेमोग्राफिक जो है वो संतुलन, जो बैलेंस है वो बना रहेगा, और आपके पास हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो लोगों को, स्थानीय लोगों को, जो भी संकट में है उनको सुरक्षा का भाव दे सकेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स का कोई आदमी अगर आपके पड़ोस में रहता है, आर्मी का कोई रिटायर्ड ऑफिसर आपके पड़ोस में रहता है, तो आपके मन में एक सुरक्षा का भाव होता है। और उनके रहते अलगाववाद की बात, इस तरह की बात करना बहुत कठिन होता। इस अलगाववाद के आंदोलन को, ये जो अभियान था, उसका ये स्वरूप बनता ही नहीं अगर 1948 में उनकी ये बात मान ली जाती सरदार पटेल की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सरदार पटेल की उस इच्छा को पूरा करने जा रही है। जिस तरह का परिवर्तन आ रहा, और आप देखते रहिए, जब ये नया सेंसस होगा जो 2021 में होना चाहिए, अब शायद 22 या 22 तो ख़त्म ही होने वाला है, 23 में होगा। उस सेंसस के बाद जब नए सिरे से डिलिमिटेशन होगा, जब नए सिरे से मतदाता सूची बनेगी, तो उसका असर और आएगा। और सिर्फ इस घोषणा के बाद इतनी बौखलाहट है इन राजनीतिक दलों में। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी बैकडोर से जम्मू कश्मीर में घुसना चाहती है। वो उसको स्थानीय लोगों पर, जो मूल निवासी हैं, उनके हिसाब से उन्हीं को वोट का अधिकार होना चाहिए, उन पर भरोसा नहीं है, इसलिए बाहर से वो वोटर लाए जा रहे हैं, मतदाता लाए जा रहे हैं। यही इसी तरह का बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया है कि ये बैकडोर एंट्री है बीजेपी की। और सज्जाद लोन जो जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वो एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो ये 1987 को दोहराने जैसा होगा। 1987 में आपको याद दिला दें, कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर रिगिंग की थी, चुनाव में धांधली की थी और धांधली करके चुनाव का नतीजा बदलवाया था। ऐसा मानना है लोगों का कि उसके बाद से जम्मू कश्मीर की परिस्थिति और बिगड़ी। जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा केंद्र सरकार से, भारत सरकार से घटने लगा। ऐसा नहीं कि उससे पहले बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन वो अविश्वास जो हुआ कि हमारा मैंडेट छीन लिया, हमने जो जनादेश दिया था उसको नहीं जो है सामने आने दिया, उसका बड़ा असर लोगों के दिमाग पर पड़ा था। लेकिन 370 हटने के बाद ये जो उम्मीद थी, ये जो डर दिखाया जा रहा था कि अचानक बाढ़ आ जाएगी, पूरे देश से लोग आएंगे, ज़मीन खरीदने लगेंगे, बस जाएंगे, वो आशंका, वो प्रचार, वो दुष्प्रचार बल्कि निर्मूल साबित हुआ है। सामान्य ढंग से जीवन चल रहा है। टूरिज़्म में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को नौकरी मिल रही है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो रहा है। तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि हमको 370 रहते हुए क्या मिल रहा था और उसके जाने के बाद क्या मिल रहा है, उसका कितना असर होगा। घाटी में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को बहुत कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है इस सब के बावजूद। लेकिन एक ये जो है मतदाता सूची में 25 लाख नए लोगों के जुड़ने से बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। अब घाटी और जम्मू में सीटों का उतना अंतर नहीं रह गया, उसका फ़ायदा मिलेगा। यानी जिसको 90 में से 46 सीटें मिलेंगी, उसकी सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में पहली बार, भले ही यूनियन टेरिटरी हो गया हो, सरकार बनाने का सुनहरा अवसर है। इस बात से बौखलाहट है किसमें, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो भ्रष्टाचार का पालन पोषण करने वाली पार्टियां हैं, ये सब ईडी और दूसरी एजेंसीज के जांच के दायरे में हैं। चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, चाहे महबूबा मुफ्ती हों या दूसरे जम्मू कश्मीर के नेता हैं, ये सब किसी न किसी घोटाले घपले में, कोई जम्मू कश्मीर बैंक में, कोई जो है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में, कोई हवाला के मामले में, सबकी जांच चल रही है। और इसमें एक काम, कांग्रेस का काम बिगाड़ने का काम किया है गुलाम नबी आज़ाद ने। गुलाम नबी आज़ाद को उम्मीद थी कि शायद जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव, संभावित चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी।
सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने फैसला किया कि उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। वहाँ एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी है, वहाँ उसका मेंबर बना दिया और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना रहे थे। दोनों पदों से नियुक्ति के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दे दिया। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस का खेल बिगाड़ने और भाजपा की मदद करने में इन चुनावों में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। 25 नवंबर तक नई मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। उसके बाद कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। तो संभव है कि हिमाचल और गुजरात के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। अगर उस समय नहीं हुआ तो आप मानकर चलिए कि कर्नाटक में मई में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके साथ ज़रूर हो जाएगा। तो अगले 6 से 8 महीने में, ये 10 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर को नई विधानसभा मिलने वाली है और उस विधानसभा का रंग अलग होगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपस्थिति होगी। मुझे नहीं मालूम कि बहुमत मिलेगा कि नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी कि नहीं, ये सब अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। लेकिन बीजेपी को अभी तक, आज तक जम्मू कश्मीर में जो कुछ जितनी भी सीटें मिली हैं उससे ज़्यादा मिलेंगी, इसकी प्रबल संभावना है। क्योंकि जो काम हुआ है पिछले 3 सालों में वो अभूतपूर्व है। जम्मू कश्मीर में उस तरह का काम नहीं हुआ। अगर लोगों को अपने परिवार की, अपने बच्चों के भविष्य की, अपनी आर्थिक स्थिति की, अपने प्रदेश के विकास की, इन सब की चिंता होगी तो इसका फ़ायदा बीजेपी को निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि लोगों को तुलना करने का मौका मिलेगा कि इससे पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। इन 3 सालों में सरकार ने जो किया है, क्या वो 30 सालों में दूसरी सरकारों ने किया? अगर किया तो कैसा था, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, आज क्या बदलाव आ रहा है, इस सब की तुलना होगी। अगर बीच में सिर्फ धर्म ना आए, केवल धर्म के आधार पर होगा तो वही नतीजा होगा कि घाटी अलग तरह से वोट करेगी और जम्मू अलग तरह से वोट करेगा। तो क्या ये जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा? जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बौखलाहट दिख रही है उससे लगता है कि बदलाव के संकेत हैं। इन दोनों पार्टियों के नेता जनता की नज़र में डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद केवल धर्म के आधार पर उनका धर्म देखकर वोट मिलेगा उनको? ये एक बड़ा सवाल है। अगर नहीं होता है ऐसा तो जम्मू कश्मीर में आप मान लीजिए कि एक पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। इसका असर देश की राजनीति पर भी पड़ेगा, लेकिन होगा कि नहीं ये पता नहीं। लेकिन आने वाले समय में अब ज़्यादा लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही पता चल जाएगा कि किस तरह का बदलाव होने जा रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।